आज का टॉपिक क्या है? समास। पीछे आपने पढ़ा था संधि। अगर आपने संधि सही से पढ़ा है तो आपको पता होगा संधि की डेफिनेशन क्या बताई थी। ऑप्शन है, शब्दों का मेल संधि कहलाता है, वर्णों का मेल संधि कहलाता है, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। संधि की डेफिनेशन थी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। समास का मतलब होता है शब्दों का संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब संक्षिप्त करना। दो शब्दों को उठाओ, दो शब्दों को जोड़ो और जोड़ के उसका एक शब्द बना दो, ये क्या है? संक्षिप्तीकरण। तो शब्दों का संक्षिप्तीकरण क्या कहलाता है? समास कहलाता है। संधि का विपरीत क्या बताया था? विग्रह या विच्छेद, दोनों में से कोई हो सकता है। लेकिन समास के विपरीत जब पूछेगा तो केवल केवल क्या बताओगे? तो समास का विपरीत क्या होता है? समास का विपरीत विग्रह होता है। और विग्रह का अर्थ होता है शब्दों को तोड़ना, और समास का अर्थ होता है शब्दों को जोड़ना। तो शब्दों को जोड़ना या शब्दों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। समास का विपरीत क्या होता है? विग्रह। ठीक, जब भी किन्हीं दो शब्दों को जोड़ा जाता है तो नया शब्द जो बन के आता है वो कहलाता है सामासिक पद। दो पद हैं, दोनों पद के नया पद बनेगा, और जो नया पद बन के आएगा इसे क्या कहेंगे? सामासिक पद। और जब भी किसी सामासिक पद का क्या करोगे? समास का विग्रह। अगर इसका क्या करोगे? विग्रह करोगे तो दो पद निकल के आएंगे। एक पद जिसे कहेंगे प्रथम पद, और दूसरा जिसे कहेंगे द्वितीय पद। प्रथम पद को अन्य नाम से भी जानते हैं, पूरक पद, जैसे आपने संधि में पढ़ा था, और द्वितीय पद को क्या कह देते हैं? उत्तर पद। तो किसी भी समास का जब विग्रह करेंगे तो उसमें कितने शब्द निकल के आएंगे? दो। और सामासिक पद बनाएंगे तो दोनों शब्द मिलकर नया पद बना लेंगे, जिसे क्या कह देते हैं? सामासिक पद कह देते हैं। ठीक, जैसे लिखा हुआ है राजा का कुमार, तो इसमें दो शब्द हैं। आपसे पूछे इसमें पूर्व पद कौन सा है? राजा। उत्तर पद कौन सा है? और सामासिक पद बनेगा राजकुमार। ठीक, तो दो शब्दों को जोड़ के नया शब्द बनाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। किसी शब्द को तोड़ के दो शब्दों में लाना समास का विग्रह कहलाता है। समास विग्रह केवल कौन से शब्दों में होगा? यौगिक शब्दों में। केवल कौन से शब्दों में होगा? यौगिक शब्दों में। मूल शब्दों में समास, ना तो मूल शब्दों में संधि होती है और ना ही मूल शब्दों में समास होता है। जैसे आपको दे दिया उसने कमल, कहेगा बताओ कौन सा समास है, तोड़ के बताओ इसे। तो आप इसे तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो। हाँ, अगर बहुब्री समास के आधार पे पूछेगा तो फिर इसमें निकल के आ जाएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुब्री समास में प्रयुक्त होते हैं। जैसे उसने पूछ लिया आपसे गणेश, अब आपको वैसे इसमें कोई समास नहीं है, और इसका पर्यायवाची अगर प्रयुक्त कर रहा है लंबोदर, तो इसे आप तोड़ सकते हो। कमल की जगह उसने जलज दे दिया तो आप इसे तोड़ सकते हो। ठीक, तो ध्यान रखना है केवल किनमें समास निकल के आएगा? यौगिक शब्दों में। तीन तरह के शब्द होते हैं, एक तो मूल शब्द, दूसरे यौगिक शब्द, और तीसरे होते हैं योग रूढ़ शब्द। सभी समासों में यौगिक शब्द होता है, केवल बहुब्री समास में कौन से शब्द होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। मूल शब्द क्या होते हैं? जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे लिखा हुआ है कमल, मान लो इसे तोड़ा नहीं जा सकता, कैसा हो जाएगा? मूल शब्द। यौगिक शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे विद्यालय, विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? तो बने तो दो शब्दों से होते हैं, दो मूल शब्दों से मिलकर बने शब्द या तो यौगिक होंगे या योग रूढ़ होंगे। लेकिन यौगिक शब्दों का जब हम विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे, तो दोनों सार्थक शब्द निकल के आएंगे।
लेकिन जब योगरूढ़ शब्दों को हम तोड़ते हैं तो उसमें एक शब्द दूसरे डिपेंड होता है, दूसरा ये होता है अर्थ तीसरे में निकल के आएगा। जैसे मान लो लिखा है यही वाला शब्द लंबोदर। अब लंबोदर को तोड़ोगे तो लंबा है उधर जिसका, उधर का मतलब क्या होता है पेट। क्या हर एक व्यक्ति जिसका पेट लंबा होता है उसको लंबोदर बोलते हैं? नहीं बोलते। उस हर एक व्यक्ति को लंबोदर नहीं बोलते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं योग शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लंबोदर किसे बोला जाता है? गणेश जी को बोला जाता है। ठीक, योग शब्द क्या हो जाएंगे? बने तो मूल शब्दों से होते हैं, लंबा और उदर दो मूल शब्द हैं इसमें। तो लंबा और उदर दो मूल शब्दों से कौन सा बना? योगुरु शब्द। लेकिन इसका अर्थ दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, ना तो पहले पे डिपेंड करेगा ना दूसरे पे डिपेंड करेगा, कोई तीसरा अर्थ निकल के आएगा तो योगुरु शब्द। योगी शब्द मूल शब्दों से मिलकर बने होते हैं ये भी, लेकिन जो अर्थ निकल के आता है वो क्या होता है? उन्हीं दो शब्दों में से किसी एक पे डिपेंड करेगा या दोनों पे डिपेंड करेगा। अब आपको ध्यान रखना है कि समास किसमें होता है? केवल योगी शब्दों, कुछ जगह योगुरु शब्दों में समास मिलेगा। आपको केवल इतना याद रख लो, मूल शब्दों में समास नहीं होता, मूल शब्दों में संधि भी नहीं होती। कौन से? अब वो सब आएंगे भी समास आगे। अब देखो समास में दो पद होते हैं, एक तो पहला पद और दूसरा उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। अब आपसे पूछा जाए पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? पदों की प्रधानता के आधार पर समास। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार के क्यों? ये मैथ का क्वेश्चन है, फैक्टर वाला, जैसे आपने पढ़ा होगा। देखो दो और चीजें दी गई हैं, जैसे ए और बी, दो व्यक्ति हैं, ये पति है और ये पत्नी है, ऐसा मान नहीं, ऐसे समझ लो ना, ए पति है, बी क्या है? पत्नी है। आपसे पूछा जाए बताइए ये घर है इनका, ए बी का, इनके घर में किसकी चलती है? तो एक तो कंडीशन ये होगी कि पत्नी की चलती हो, बी पॉजिटिव, जहां पत्नी की चलती हो बी पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन क्या होगी? पति की चलती होगी, ए पॉजिटिव। तीसरी क्या होगी? दोनों की चलती होगी, ए भी पॉजिटिव। या फिर कंडीशन क्या होगी? दोनों में से किसी की नहीं चलती, तीसरी शक्ति को यहाँ भी पड़ोसी हावी है तो ये भी निगेटिव। इसके अलावा कोई है? इसके अलावा कंडीशन बन सकती है? नहीं भाई, या तो पति की चलती है या पत्नी की चलती है, या दोनों समानता का अधिकार है, भैया घर में बहुत अच्छी व्यवस्था है, दोनों की चलती है, या कोई पड़ोसी चुगली करने वाला है दोनों तरफ से कि कहीं नहीं चलती है, फिर पता चला पत्नी की ससुराल की चलती है। अरे पति पत्नी है घर में केवल दो भी, फैमिली में तो देखो कौन कौन है, वरना माता पिता की नहीं चलेगी अगर दो और होंगे तो। केवल घर में कौन है? पति पत्नी है। ये कहीं बाहर रहने लगे घर छोड़ के, नई नई शादी होती तो बोर आ जाता है व्यक्ति, ऐसा ही होता ना विजय। हाँ, तो ये बोर आ गए थे, घर से भाग गए निकल के। तो इसी आधार पे कितने प्रकार के हो जाएंगे? 4 प्रकार के, क्योंकि कितने पद हैं? 2 पद है। पहला पद क्या कहलाता है? अभी बताया था, पूर्व पद, और दूसरा क्या होगा? अब देखो, या तो कंडीशन पहली क्या बनेगी? पूर्व पद प्रधान समास, पूर्व पद प्रधान समास, मतलब जिसमें पहला पद प्रधान होगा वो समास। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? दूसरा पद प्रधान हो तो उत्तर पद प्रधान समास। ठीक। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी? दोनों पद प्रधान समास। और अगली क्या बनेगी? कोई पद प्रधान नहीं, बताया तो पड़ोसियों की बात हो रही है। अब वह समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास।
उत्तर पद प्रधान किस किस में होता है? तत्पुरुष में, और एक होता है कर्मधारय में, और द्विगु समास में। तो 3 समास ऐसे हैं जिनमें कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में। और जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बहुब्रीहि समास में। गलत तो नहीं लिख लिया है? वो आप प्रधान करके लिखना है। ठीक ठीक। पदों की प्रधानता के आधार पर क्वेश्चन को बड़ी बारीकता से पढ़ना। जिस बच्चे ने क्वेश्चन सही से पढ़ लिया पेपर में, तो उसकी 20% समस्या खत्म, 70% बची है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी, क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे पूछ के रहा है, तो उसकी 50% समस्या खत्म, 50% काम करने को बचा है। ठीक। अब जब भी वो पूछे पदों की प्रधानता के आधार पर समास, तो कितनी प्रकार के? लेकिन पूछे समास होते कितने प्रकार के हैं? 1 2 3 4 5 6 समास कितने प्रकार के हो जाएंगे? 6 प्रकार के। यहां तो वो पदों के आधार पर पूछ रहा कि पहला पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान, इस आधार पे बताओ, तो 4। और 4 में कुछ याद रखने की बात रही नहीं, या तो पहला प्रधान होगा, दूसरा होगा, या दोनों होंगे, या कोई नहीं होगा। ठीक। तो अब आपसे पूछेगा कितने प्रकार के समास होते हैं, तो आप कहेंगे समास 6 प्रकार के होते हैं जो वहां लिखे हुए हैं। पूछेगा हिंदी में कितने प्रकार के समास होते हैं, 6 प्रकार के। ठीक। यही 6 प्रकार के समास हमें पढ़ने हैं। कौन से? जो इसमें दिए गए हैं। ठीक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। नोट चेक करते रहना, कहीं मिस्टेक वगैरह हो तो सूचित करना पड़ेगा आपको। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। फिर लोकसभा अध्यक्ष इस पर चर्चा करवाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? हम लोकसभा अध्यक्ष हैं। आप लोग कौन है? सदस्य हैं। तो आप लोग हमें सूचित करेंगे कि यहाँ ये मिस्टेक है, फिर वो हम पटल पे रखेंगे। पटल पे जब रखा जाएगा दस्तावेज, तो उसमें चर्चा कराई जाएगी, तब उसमें संशोधन होगा। ऐसा मत करना अपनी कॉपी में संशोधन करके बैठ जाओ। क्योंकि यार अगर आप मंत्री परिषद हो तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है आपका लोकसभा के प्रति। सबके उदाहरण आएंगे, अभी तो पूरा आएगा ना अलग से। देखो सबसे पहले नंबर 1 पे कौन सा समास आएगा? अव्ययीभाव समास। यहां तक दिख रहा है? देखना, कहीं भी लिख दें। ठीक है। विजय कह रहे और थोड़ी देर बढ़ा। अव्ययीभाव समास, इसमें शब्द दिया गया पहले अव्यय, अव्ययी, जिसमें अव्यय का भाव हो। तो इसमें एक शब्द है अव्यय, एक है भाव। अव्ययीभाव समास कौन से होंगे? जिनमें पहला पद कैसा होगा? अव्यय। पहला पद क्या होगा? अव्यय। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे समास जिनमें प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय होता है क्या कहलाएंगे? अव्ययीभाव समास कहलाएंगे। दूसरा, अव्ययीभाव समास में लिखा हुआ है कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, ये लिखा है। पहले वाली लाइन नहीं लिखी है? वे समास जिनमें प्रथम पद प्रधान होता है। हाँ देखो इसमें मिस्टेक है नोट्स में। इसमें लिखा है अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्ययीभाव नहीं होता है, पूर्व पद अव्यय होता है। अव्ययीभाव नहीं होता, अव्यय होता है। ठीक, पदों की प्रधानता के आधार पर पीछे लिख दिया है, केवल ये सही कर लो। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय का मतलब क्या है? जो व्यय ना हो,
जो व्यय नहीं हो रहा है वो क्या है, अपव्यय, और जो व्यय हो रहा है वो तो व्यय है ही। अब व्यय का मतलब क्या, आप खर्च कर रहे हैं कुछ, यहाँ तो कुछ खर्च करने की बात ही नहीं है, लेकिन शब्द उसी से संबंधित है। जो भी अव्यय है वो खर्च होगा या नहीं होगा, खर्च नहीं होगा, और जो व्यय होगा वो क्या होगा, खर्च होगा। जो व्यय है वो क्या होगा, खर्च होगा, और जो अव्यय है वो खर्च नहीं होगा। ठीक, रुक जाओ एक मिनट, सही करवा देंगे करेंगे जल्दी। इधर ध्यान दो बोर्ड की तरफ। अव्यय क्या है, जो खर्च ना हो, और व्यय क्या है, जो खर्च हो। जो खर्च नहीं होगा उसमें परिवर्तन होगा, परिवर्तन नहीं होगा, और जो व्यय होगा, खर्च होगा, उसमें परिवर्तन। अब देखो यहां निकल के आया इसका भाव, बीच में एक लाइन और जोड़नी पड़ी, खर्च होगा खर्च नहीं होगा। इससे जो भी अव्यय है उसमें कोई परिवर्तन, और जो व्यय है उसमें परिवर्तन। तो दो तरह के शब्द होते हैं, एक तो व्यय और एक होते अव्यय। अव्यय जो होते हैं इन्हें कहते हैं आविकारी शब्द, और जो व्यय वाले होते हैं ये कौन से होते हैं, विकारी शब्द। तो कहानी सुनाई थी, एक घी था, एक बार क्लास में सुनाई थी कहानी, सुनाई थी ना। हाँ, तो वो यही लागू होती है, किसी दिन फिर सुनाएंगे जब अव्यय पढ़ने का नंबर आएगा तो। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी टाइम कम है। ठीक, हाँ जिसने भी नहीं सुनी तो आगे वेट करना, सुनाई देगी वो कहानी। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है वो क्या है, अव्यय है, और जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो व्यय है। व्यय कोई शब्द होता नहीं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अव्यय शब्द का दूसरा नाम क्या है, अविकारी शब्द। बातें नहीं करो। तो ये समझ में आ गया अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द होते हैं। अव्ययी भाव का जो पहला शब्द होता है वो क्या होता है, अव्यय। क्योंकि समास में कितने शब्द होंगे, दो में से जो पहला वाला शब्द होगा वो कौन सा होना चाहिए, अव्यय। अब अव्यय शब्द क्या होते हैं पहले ये भी समझ लो। राम धीरे धीरे भैया, राम रोएगा, अकेला नहीं रोएगा, दूसरी तरफ भी कोई रोएगा। हाँ, अब जब राम एक तरफ रो रहा है, सीता धीरे धीरे रो रही थी। भैया राम रो रहे तो सीता कैसे हंस सकती हैं, ठीक। कैटरीना कैफ मंद मंद मुस्कुरा रही है। सलमान खान अब ये जब मुस्कुराई तो ये तो रोएगा। धीरे धीरे रो रहा, भैया रोएगा ही, अभी बताने की जरूरत नहीं है क्यों रो रहा है। इतने तो आप बॉलीवुड से परिचित होंगे ही, ठीक है बॉलीवुड। देखो राम एक वचन है, बहुवचन एक वचन। क्रिया भी कैसी है, सीता एक वचन है, बहुवचन, तो क्रिया भी कैसी है। राम स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, क्रिया भी कैसी है। सीता स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी कैसी है। लेकिन इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो जैसे लिखा होता, एक बात को लिखो, बंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको। बंदर कभी देखे ही नहीं होंगे अपने, या तो हंस रहे हैं या दांत दिखा रहे हैं। मुस्कुराते हैं
तुमने जरूर देखे होंगे, तुम उन्हीं के पारिवारिक सदस्य लग रहे हो। ठीक, इधर ध्यान दो। इसमें है कैटरीना कैफ, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग। एक वचन है बहुवचन है? मुस्कुरा रही क्रिया एक वचन है बहुवचन? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। इसकी तुलना इससे करनी है। बंदर एक वचन है बहुवचन? अब ये तय कैसे होगा? क्रिया देखो, रहे हैं, बंदर क्या है और क्रिया भी क्या है। लेकिन आप देखो मंद मंद, इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं, धीरे धीरे अलग, वो अलग अलग सेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुस्कुराने के लिए आप धीरे धीरे मुस्कुरा रहे ऐसे नहीं कह सकते, चलने के सेंस में अलग होगा, मुस्कुराने के सेंस में अलग होगा, अलग अलग शब्द प्रयोग। इसमें जो धीरे धीरे लिखा है, मंद मंद लिखा है, ये सब क्या है? अव्यय है। इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, आप चाहे स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग करो, चाहे पुल्लिंग के साथ करो, चाहे एक वचन के साथ करो, चाहे बहुवचन के साथ करो। तो वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं होता है, कौन से होते हैं? अव्ययी शब्द होते हैं। और अव्ययी तत्पुरुष, जो अव्ययी भाव समास होता है, इसमें पहला शब्द क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। अब आ जाओ टॉपिक के पीछे। एक तरफ दिए सामासिक पद और दूसरी तरफ समास विग्रह। और दूसरी तरफ समास विग्रह। ठीक, पहला शब्द क्या दिया गया है? आजन्म। ये अलग अलग नहीं लिखा है, इसे पहली बात तो सीख लो, क्योंकि दो पद बना दिए उसमें। आजन्म का मतलब क्या होता है? जन्म से लेकर। आजन्म का मतलब क्या है? जन्म से लेकर। अब इसमें दो पद आए हैं, पहला और दूसरा। इसमें जो दिया गया है आजन्म, इसमें ये पहला है आ, ये किसका काम कर रहा है? अव्यय का। आप किसी के साथ में प्रयोग करो आजन्म। और कोई शब्द जो आ से संबंधित हो? आमरण। आमरण का मतलब होता है मरने तक, जैसे लिखा हुआ आवरण। आवरण का मतलब क्या है? मरने तक। आवरण, आवरण, हाँ, इसका होगा ढका हुआ। अब इसमें जो पहला शब्द आपको दिया गया आ, इसका मतलब क्या है? ये कैसा है? अव्यय भाव, अव्यय है। पहला शब्द क्या है इसमें? अव्यय है। अब जैसे लिखा हुआ यथाशक्ति, अब यथा इसमें जो शब्द आया है, इसका मतलब क्या है? अनुसार। इसका मतलब क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। यथा संभव, जैसा संभव हो। यथा संभव का क्या होगा? जैसा संभव हो। यथा अनुसार, इसका मतलब है स्थिति के अनुसार, जैसी स्थिति होगी उस अनुसार। इन तीनों में शब्द आया, पहले क्या? यथा। यथा तीनों में प्रयुक्त किया है। शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? अनुसार शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। अनुसार कैसा है? और शक्ति कैसा है? संभव कैसा है? मतलब चाहे आप इस यथा शब्द को स्त्रीलिंग के साथ में प्रयोग करो, चाहे पुल्लिंग के साथ में, इसमें कोई चेंज हो रहा है? तो ये पहला पद क्या हो गया? अव्यय। और जहां भी पहला पद अव्यय मिलेगा, कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। तो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब क्वेश्चन पे बात कर लो। संभव, अच्छा दूसरा गलत है।
अच्छा ये वाला गलत है, हम समझे तो इधर वाला देख के होता रहा। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ यथार्थ में कौन सा समास है। बातें नहीं, फिर बाद में आवाज खराब होती है उसकी वीडियो की। एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि यथार्थ में समास बताओ कौन सा होगा। ठीक, तो इसमें यथा शब्द आया है, यथा अर्थ, दो शब्दों से मिलकर बना है यथा अर्थ। यथार्थ, यथार्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ के अनुसार। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ के अनुसार। कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। ये बाद में प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी पूरी क्लास में, तब कहीं जाके समझ में आएगा, क्योंकि जब तक बीच बीच में चलता रहेगा तुम्हें लग रहा है सब समझ में आ रहा है। यही होता है, संधि जब तक पार्ट टाइम वो चलती रहेगी तब तक तुम्हें लग रहा है सब समझ में आ रहा है, क्योंकि एक तुम पढ़ रहे हो तो पीछे वाले ध्यान ही नहीं होता है, अगला टॉपिक पढ़ो पीछे वाले ध्यान। दिक्कत तब होती है जब सारी चीजें एक जगह आती हैं। तो अभी तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो इसके लिए लास्ट में क्लास रखें जिसमें प्रैक्टिस कराएंगे संधि की तरह। ठीक है, अर्थ या तो ये पूछेगा यथार्थ में कौन सा समास है, समास बताओ, या पूछेगा इसका समास विग्रह क्या होगा। और अव्यय भाव में ज्यादातर चांस ये होते हैं कि वो समास विग्रह पूछता है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं टूट रहा होता। जैसे संबंध तत्पुरुष, राजा का कुमार, राजकुमार, वहां आपसे विग्रह नहीं पूछेगा, वहां नाम पूछेगा। बस इतनी सी खासियत होती है क्या पढ़ने के तरीके में। जब आप किताब पढ़ रहे हो, किताब में तो उसने लिख के थोड़ी दिया तुमसे कि भैया यहाँ से ये वाला पढ़ लेना, ये आएगा, यहाँ से ये आएगा, ये नहीं आएगा। ये बात कौन बताएगा आपको, गुरुजी बताएंगे। और ऐसे गुरुजी कहाँ मिलते हैं, नहीं हर जगह है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक पर्टिकुलर हम ही को बनाया भगवान ने। ठीक, बस वो अलग बात है कि आपने हमारी खोज की, अब हमारे कोलंबस हो, हमारे वास्को डी गामा कोलंबस तुम ही हो, तो तुम भारतीय नहीं हो। ठीक, इधर ध्यान दो। यहां से जब भी क्वेश्चन आएगा अव्ययी भाव समास से, तो वो आपसे ज्यादातर चांस है कि विग्रह पूछेगा, क्योंकि देख रहे यथार्थ। अभी एक ऐसा कुछ लिख देंगे, देखो ढूंढ के लिखेंगे, लेकिन तुम्हारे पास तो पहले से है, अब सब देख लेंगे ना। जैसे बहुत पूछा गया, ये इतना पूछा गया है, आप देख लेना किसी भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। ठीक, प्रत्यक्ष, क्या ये दोनों एक दूसरे के विरोध शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, परोक्ष का अर्थ क्या होता है, आंखों से परे, आंखों के पीछे। ठीक, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, आंखों के सामने, नजर के सामने, जिगर के पास। अप्रत्यक्ष भी इसका विपरीत होता है, लेकिन ज्यादातर इसका यही देता है ऑप्शन में, परोक्ष। प्रत्यक्ष का परोक्ष माना जाता है। देखो कितना बढ़िया शब्द दिया गया, अंतर्व्यथा। ऐसे शब्द कहां मिलते हैं जल्दी, अंतर्व्यथा। एक शब्द शायद आपको बताया होगा, एक शब्द होता है अंतर और एक होता है अंतर। इन दोनों में क्या है अंतर, अंतर और अंतर, इन दोनों में क्या है अंतर, बताओ। अंतर, अंतर में क्या अंतर है, नीचे वाले का अर्थ तो सबको पता है क्या है, अलग अलग, डिफरेंस। अंतर का मतलब क्या है, अलगाव या अलग अलग। पहले वाले को बताओ, अंतर का मतलब है आंतरिक। इसका मतलब क्या है, आंतरिक, मतलब अंदर की बात कर रहा है। इसमें कौन से अंतर शब्द का प्रयोग किया गया, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। बताओ अंतर्व्यथा शब्द में किस अंतर का प्रयोग है, क्योंकि इस पे क्या लगी है, इसलिए ऊपर है अंतर्व्यथा। अंतर्व्यथा का मतलब क्या हो गया, मन के अंदर की व्यथा।
मन के अंदर की विथा क्या हो जाएगा? तो मन के अंदर की विथा को क्या कहते हैं? अंतर विथा कहते हैं। ठीक, इसमें जो शब्द दिए गए हैं, कोशिश तो की है काफी लिखने की, फिर भी आप देख लेना एक बार, अगर कहीं किताब वगैरह आपके पास हो। जैसे भरपेट, पेट भरकर, निर्विवाद, बिना किसी विवाद के, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, अभूतपूर्व, जो पहले कभी या पूर्व में ना हुआ, सरासर, एकदम से। सर हाथों हाथ का मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में, कहते हैं हाथों हाथ काम हो जाएगा। हाथों हाथ काम का मतलब है कि एक दूसरे पेंडिंग नहीं रखा जाए कुछ भी, जैसे ही फॉरवर्ड का सिस्टम है वैसे ही हाथों हाथ का मतलब हो जाएगा। ठीक, यहीं तक रखो। आज थोड़ा लेट हो गए थे क्लास में।